हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का 17th लेक्चर। हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर मैकेनिक्स के ऊपर, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। अब अभी तक तो हमने सिर्फ क्या देखा है कि द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। हम किसी द्रव्य कण के साथ तरंग संबद्ध कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, और जो आप वेव एसोसिएट कर सकते हो वो कैसी होगी, वो वेव पैकेट होगा, सिंगल वेव नहीं होगी। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी है, तरंग की जो समीकरण दी है, वो दो टाइप की दी है, एक काल आश्रित और एक काल अनाश्रित, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। एक इक्वेशन टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और एक इक्वेशन टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। तो हम आज इनके डेरिवेशन करेंगे कि आपके टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी होती है और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण पे। अब देखिए, एक विमीय तरंग समीकरण, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, कहां पढ़ी थी हमने? फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स की 5th यूनिट के अंदर आपने निकाली थी। फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स की 5th यूनिट में आपने क्या निकाली थी? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो एक विमीय तरंग समीकरण से हम जानते हैं क्या होती थी आपके पास, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। याद कीजिए, ऐसा ही पढ़ा था हमने कुछ वहां पे। ठीक है, अब देखिए, हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंसी लेके नहीं चलेंगे। हम क्या मानते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम अभी क्या लेके चल रहे हैं? साई एक्स टी। साई किसका फंक्शन है? पोजीशन एंड टाइम दोनों का, और यहां भी साई एक्स टी। ठीक है, ये होगी आपके पास इक्वेशन 1, जहां पर v क्या होती है? आपके वेलोसिटी होती है। और अगर हम m इंट्रोड्यूस करवाए तो m क्या होता है? आपके पार्टिकल का मास होता है। अब देखिए, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है और हमने सेकेंड ईयर की 5th यूनिट में चर पृथक्करण विधि पढ़ी थी। सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स की 5th यूनिट में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम की थी चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन की डिपेंडेंसी दो या दो से ज्यादा फंक्शन पे होती है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि सारे फंक्शन क्या है? अलग अलग डिपेंडेंसी दिखाएं। ठीक है, तो फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, लेट क्या करें हम? साई को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। साई एक्स टी इज इक्वल्स टू, एक तो लिख दिया आपने साई एक्स, एक डिपेंडेंसी तो किस पे? ओनली साई एक्स, एक्स का फंक्शन है, एंड ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी। दूसरी हमने क्या ले ली? ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी, और जनरली हम माइनस आयोटा ओमेगा टी लेते हैं ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ चले। तो हमने क्या ले लिया? साई एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये हमने सपोज कर लिया दो अलग अलग फंक्शन में। अब यहां देखिए, एक बार तो साई एक्स टी का क्या चाहिए आपको? दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, और एक बार साई एक्स टी का दो बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो यहां से डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कितना मिलेगा आपको? ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, और साई एक्स का क्या मिलेगा? डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, और साथ में ई टू दी पावर माइनस
आयोटा ओमेगा टी। क्लियर है? इसी तरीके से एक और बार करेंगे तो डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये होगी आपके पास इक्वेशन 3। चेक करते रहिएगा। ठीक है, हमें इक्वेशन 3 मिल गई। अब क्या करें, दो बार टी के रिस्पेक्ट में कर दे। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला तो कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा आपको डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू साई एक्स तो आपका कांस्टेंट, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी एज इट इज, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी एज इट इज, और आयोटा ओमेगा क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा। ये आपके आगे आ गया, हो गया डिफरेंशिएशन। फिर एक बार डिफरेंशिएशन करें तो डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर साई एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन 4। देखिए यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ली है, एक विमीय तरंग समीकरण। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करते हुए हमने साई को दो पार्ट में लिखा है, और एक पार्ट का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है और दो बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। अब क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये करें उससे पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2, 3 और 4 से वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 जैसे ही आप वैल्यू पुट कर रहे हो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिला, ये मिला। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी और ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी तो आपके कैंसिल हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन वी होल स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं किया, ये कैंसिल होने के बाद मैं इसको इधर उठा के लेके आया हूं। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए ओमेगा अपॉन वी क्या होता है, बिकॉज ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल्स टू के। 1 अपॉन वी को क्या लिखा था आपने, के अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन के क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहां से डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए कि के की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 पाई अपॉन लेमड़ा। तो हम यहां से इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो बिकॉज के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा, ये वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं हम, इस जगह पे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन लेमड़ा होल स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? फिर आगे देखिए डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए
डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या कहती है? लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो बिकॉज लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये वैल्यू हम यहां उठा के पुट करें तो डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकता हूं। इसको ओपन करोगे तो आपको वापस यही मिल रहा है 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। आपके पास आ गई इक्वेशन, सॉरी 4 पहले आ गई, इक्वेशन 5। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब एक इक्वेशन 5 तक का काम आप लिख लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब देखिए टोटल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? क्या लिखते हो आप? टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई दिक्कत? E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं? Vx लिख लूं। हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेके। यहां से पी स्क्वायर अपॉन 2m कितना मिलेगा आपको? E माइनस Vx, और यहां से पी स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? 2m E माइनस Vx। ये आपकी इक्वेशन 5। क्या करें? यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के वहां पुट कर दें। जैसे ही आप यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हो, डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस Vx इज इक्वल्स टू 0। और यही आपके पास कहलाती है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ये इक्वेशन क्या है आपके पास? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यही है आपके पास। और इसी को लिखने का एक रूप यह भी हो सकता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो? डेल की फॉर्म में लिखते हो मैथमेटिक्स में, इस तरीके से डेल टू साई एक्स प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस Vx इज इक्वल्स टू 0। यह है आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए यहां कहीं भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है। इसमें हमें कहीं भी टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसका एक रूप और हो सकता है, जिसे आपने ऐसे एग्जांपल्स पढ़े हैं, अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली, मुक्त रूप से गिर रहा है कोई कण, और आप जानते हैं अगर कोई कण मुक्त रूप से गिरता है, फ्री फॉल होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0, Vx 0। तो आप यहां Vx इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अब जब हम एप्लीकेशंस में आएंगे तो हमें देखना होगा कि टाइम की डिपेंडेंसी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन करवाऊंगा। ये दोनों डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फाइनल ईयर के अंदर। ठीक है, तो इनको करके अच्छे से देखिएगा। कहीं अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें लिख के भेज दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।